साहित्य में पर्यावरणीय बोध के लिए नमूने के कुछ साहित्य को मैंने लिया, क्योंकि भारतीय साहित्य बहुत विस्तृत और बहुत बड़ा है। केवल हिंदी साहित्य की ही बात करें तब भी उसका विस्तार कम नहीं है, और भारतीय साहित्य की बात करें तो वह विस्तार और भी ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ नमूने के उदाहरणों के जरिए मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की है और आपके सामने रखूंगी भी, लेकिन फिलहाल मैं चाहती हूँ कि उसके सैद्धांतिक पक्ष पर थोड़ी सी चर्चा आपके साथ कर लूँ, फिर हम उसके व्यवहारिक पक्ष पर आएंगे। सबसे पहली चीज़, जिस तरह से रजनी जी बात रख रही थी कि अनिल जोशी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अनिल जोशी जी उनकी चर्चा कर रही थी और उन्होंने किस तरह से जीडीपी और जीईपी का अंतर आपको समझाया, और मैं उन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में नहीं जा रही, लेकिन उसमें गए बिना काम भी नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा, लेकिन उस तरह से नहीं जाऊंगी जैसे इकोनॉमिक्स वाले जाते हैं। साहित्य वालों का अपना तरीका होता है और उन तरीकों के जरिए जीवन को हम ज़्यादा करीब से और ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं, बजाय आंकड़ों और उदाहरणों या मॉडल्स के। तो दो चीज़ें पहले हमें समझने की ज़रूरत है। एक तो हम जिसे पर्यावरणवादी आलोचना कहते हैं, एक नया टर्म है। हिंदी में इस तरह के टर्म्स का प्रयोग अभी प्रचलन में नहीं आया है और ज़रूरत है, वक्त आ गया है कि हम लोग इस दिशा में काम करें। कुछ हमारी शिक्षिका मित्र और शिक्षक मित्र भी बैठे हैं, दोस्त भी बैठे हैं और विद्यार्थी भी हैं। तो पर्यावरणवादी आलोचना एक टर्म हम रखें, इस टर्म को थोड़ा सा एक दूसरे टर्म के विजाविज रखकर सोचें और फिर इसमें क्या क्या संभावना हो सकती है। हम किन प्रस्थान बिंदुओं के सहारे किसी टेक्स्ट की आलोचना कर सकते हैं और उसमें उन चीज़ों को पहचान सकते हैं जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि यह जो टेक्स्ट है ये दरअसल पर्यावरण लेखन से संबंधित टेक्स्ट है। तो दूसरा जो पद है वह प्रचलन में है, उसकी प्रचलन में कोई शंका नहीं है। वो दूसरा पद ये है इकोफेमिनिज्म या पर्यावरणवादी स्त्रीवाद। इकोफेमिनिज्म टर्म हिंदी में नया है, लेकिन अंग्रेजी साहित्य के लिए पुराना नहीं है, और पुराना है, बहुत पुराना है। फ्रांसीसी साहित्य में भी और यूरोपीय जितने भी लेखन आलोचना के टेक्स्ट हैं उसमें इकोफेमिनिज्म टर्म बहुत आपको आराम से मिलता है, एक नया स्कीम है। लेकिन जिसे हम पर्यावरणवादी आलोचना कहेंगे, ये एक टर्म अभी बन रहा है, पूरी तरह से इसके मानक स्थिर नहीं हुए हैं। हिंदी में तो इस पर बिल्कुल उस तरह से चर्चा है ही नहीं। मैं आलोचना की बात कर रही हूँ, टेक्स्ट की बात नहीं कर रही हूँ कि जहाँ जंगल है, जमीन है, बादल हैं, आसमान है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। ये नमूनों के जरिए पहचान करना आलोचना को विकसित नहीं करता। आलोचना को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम ठोस पदबंधों के साथ साथ उसकी जो व्यवहारिकता है और व्यवहारिकता को पूरी प्रक्रिया में, प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम आलोचना में प्रवेश करते हैं और फिर उस पर किसी टेक्स्ट की परख करते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो पर्यावरणवादी स्त्रीवाद और एक है पर्यावरणवादी आलोचना। ठीक, पर्यावरणवादी आलोचना को हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरणवादी आलोचना है ये एक तरह से पारिस्थितिकी का चिंतन है ना, जिसे हम इन्वायरमेंटल कह सकते हैं कि जिसमें विवेचना है अपने वातावरण की, पर्यावरण की। और ये जो पर्यावरणवादी चिंतन है, जिसे हम आलोचना अगर साहित्य के टर्म में लाएंगे तो पर्यावरणवादी आलोचना टर्म का प्रयोग करना होगा, वहाँ पर्यावरणवादी चिंतन से काम नहीं चलेगा। तो ये इस टर्म को शुरू हुए बहुत ज़्यादा दिन अंग्रेजी में भी नहीं हुआ है, अमेरिका में इसकी बुनियाद रखी गई थी। दरअसल एक परी कथा के जरिए, जो फेबल्स होते हैं जिसमें उपदेशात्मक कहानियाँ कही जाती हैं, उसके जरिए अमेरिकी एक राइटर थी, संयोग से महिला ही थी, रैचल कार्सन।
रेचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग नाम की एक किताब लिखी जिसमें बहुत सारी कहानियाँ थी, बहुत सारे उपदेशात्मक कहानियाँ थी। उसमें एक कहानी थी अ फेबल फॉर टुमारो। ये एक कहानी थी, बच्चों को समझाने के लिए बोधपरक कहानियाँ थी ये। उसमें शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, वंस अपॉन अ टाइम, है ना, बहुत पुराने समय की बात है। जिस तरह से बच्चों को हम परिकथाएं सुनाते हैं, तो इसी तरह से शुरुआत होती है इस कहानी में। और उसमें कहा जाता है कि बहुत पुराने समय की बात है, एक समय में अमेरिका के बीचों बीच एक शहर हुआ करता था, और जहाँ सभी अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। यानी ये जो कहानी है ये यहीं से शुरू होती है, जैसे परिकथाएं शुरू होती है या उपदेश कथाएं शुरू होती हैं। तो ये वाक्य बहुत सरल है, कुछ भी इसमें बनावट में, इसकी संरचना में कोई नया तत्व नहीं है। एक बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा रहता था या एक राक्षस था, एक परी जिसके कैद में थी। इस तरह की जो शुरुआत है कहानी की, वैसी ही शुरुआत होती है। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो कंट्रास्ट है उसको पकड़ने की ज़रूरत है। यानी इस वाक्य के भीतर जो अंतर विरोधी स्थितियां हैं, आलोचना को वहाँ उसकी पहचान करने की आवश्यकता है। और अंतर विरोधी स्थिति क्या है कि एक बहुत पुराने समय में, एक समय बहुत पुराने काल में, अवधि में, एक समय अमेरिका में बहुत सारे लोग तालमेल बिठाकर रहा करते, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहा करते। अब ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहा करते थे, एक बहुत छोटा सा उपवाक्य है, लेकिन इसी में सारा अंतर विरोध छुपा हुआ है। यानी किसी न किसी कारण से वह तालमेल खत्म हो गया, कोई एक ऐसा कारक आया, कोई एक ऐसा कारण आया जिसकी वजह से वो तालमेल आज नहीं है। पुराने कभी किसी जमाने में हुआ करता था, लेकिन वो तालमेल आज टूट गया। और इसको टूटा ये कैसे, इसके टूटने के कारणों की पड़ताल बहुत ही वैज्ञानिक लेकिन कलात्मक तरीके से रेचल करती है, बहुत ही कलात्मक तरीके से। कहानी में कहानीपन का भी मजा है, और इन्वायरमेंट को लेकर, प्रकृति और पर्यावरण को लेकर एक चिंता भी जाहिर की गई है। लेकिन दिक्कत क्या है कि रेचल की इस कहानी में जो विवाद उठ खड़ा हुआ, वह विवाद था चूंकि एक नया टेक्स्ट था जो कलात्मक उस तरह से नहीं था राजा रानी की कहानियों की तरह, या फिर जो कहानी में मध्य वर्ग जो सेंटर में रहता है वैसा नहीं था। तो एक विवाद उठ खड़ा हुआ कि इसको साइंस के कैटेगरी में रखें या लिटरेचर के कैटेगरी में रखें। लेकिन अंततः टेरी एगल्टन ने खुद, जो कि अंग्रेजी आलोचना का एक बड़ा नाम है, टेरी एगल्टन ने खुद इस कहानी को एक बहुत ही मानक और स्टैंडर्ड टेक्स्ट माना, जो पर्यावरण को लेकर, नए विषय को लेकर सामने आया था, और इसको कलात्मकता से पूर्ण कहानी माना। और इस तरह से इसमें जो कथावस्तु है वह भी बहुत दिलचस्प है। कथावस्तु कुछ भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, साधारण सी बात है। जैसे परी कथाओं में अचानक आपने सुना होगा पशु पक्षी आते हैं, खेती किसानी को नष्ट करने वाली नील गायें आ जाती है, टिड्डे दल आ जाते हैं जो फसल को पूरी चाट जाते हैं। ऐसी वो जो गोभी के ऊपर आपने देखा होगा कि कभी कभी लाही जिसको कहते हैं, काला काला सा जम जाता है और वो भी पूरी फसल खा जाता है। तो ये सारी चीज़ें घटित होती हैं, और इनसे बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। यानी कीटनाशक का प्रयोग किया जाना कितना खतरनाक है। और अब तो ये बहुत आम है, भारत में भी हम कीटनाशकों का प्रयोग विभिन्न सब्जियों, फसलों को उगाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए जोर शोर से करते हैं। यूरिया उसमें बहुत कॉमन है, DDT बहुत कॉमन है, एल्ड्रिन बहुत कॉमन है। तो इन तमाम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किस तरह से प्रकृति के संतुलन को और फसलों के साथ साथ धरती की उत्पादक क्षमता को नष्ट कर रहा है, इस पर फोकस करते हुए पूरी कहानी गुथी गई है। और ध्यान रखिएगा कि अचानक ही कीटनाशक का संदर्भ नहीं आया रेचल की इस कहानी में, द साइलेंट स्प्रिंग में अचानक नहीं आया। द्वितीय विश्व युद्ध की एक बड़ी परिघटना घटित हो चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जो संहारक रासायनिक अस्त्र थे, आणविक अस्त्र थे, उनका परिणाम और दुष्प्रभाव
लोग भुगत चुके थे, लाखों अरबों लोग उसमें मरे। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर तबाह हो गए परमाणु हथियारों के हमले से। तो ये जो रासायनिक हथियार थे और उन रासायनिक हथियारों के संदर्भ में जो कीटनाशक वगैरह जो रसायन, ये रसायन ही है, तो रसायन, जैव रसायन किस तरह से हमें नाश के कगार पे ले जा सकता है और इसका कैसे पॉलिटिकल संदर्भ बनता है, द्वितीय विश्व युद्ध के साथ जोड़कर इस कहानी को देखना चाहिए। और द्वितीय विश्व युद्ध में हम अमेरिका की भूमिका को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, अमेरिका की भूमिका को जीरो नहीं मान सकते, क्योंकि वो जो एशियाई देश है उसकी एक तरह से आक्रामकता का शिकार हुए थे। तो कहने का अर्थ, मैं कहानी आपको क्यों बता रही हूँ कि साहित्य में पर्यावरणवादी आलोचना अनिवार्यतः राजनीतिक आलोचना होने के लिए बाध्य है। राजनीति के बिना पर्यावरण पर बात नहीं की जा सकती। ये इसको पॉइंट आउट करने के लिए मैंने आपको ये बहुत संक्षेप में कहानी सुनाई। और इस चीज़ को आप जब पर्यावरणवादी आलोचना के संदर्भ से आगे बढ़ें तो ध्यान रखें कि राजनीति माइनस करके पर्यावरणवादी आलोचना की बात नहीं की जा सकती। तो पर्यावरणवादी आलोचना दरअसल है क्या? मनुष्य मतलब पर्यावरणवादी और पृथ्वी या भौतिक जगत का संबंध प्राकृतिक आधारों पर स्थापित किया जाता है। यानी मनुष्य अंततः प्रकृति का एक अंश है, प्रकृति के बाहर मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। अगर मनुष्य है तो वह भी इकोसिस्टम का हिस्सा है। और इस चीज़ को बहुत गंभीरता के साथ, बहुत शिद्दत के साथ पर्यावरणवादी आलोचना स्थापित करती है। और साहित्यिक जो दृष्टिकोण बनता है पर्यावरणवादी आलोचना का इन तमाम चीज़ों के बीच से, वह साहित्यिक दृष्टिकोण क्या है, यानी जो मेथोडोलॉजी है पर्यावरणवादी आलोचना की, वह किस तरह से निर्मित होती है। तो उस संदर्भ में अगर आप देखें तो साहित्यिक अध्ययन में जो पर्यावरणवादी आलोचना है वह पृथ्वी और पृथ्वी से जुड़े तमाम जो प्राकृतिक परिवेश है उसको आधार बनाकर आगे बढ़ती है। यानी जैसे आप अन्य आलोचनाओं में जो आधार है, उसका दृष्टिकोण का आधार है, उसकी तलाश करते हैं, तो पर्यावरणवादी आलोचना की खूबी ये है कि वह पृथ्वी और पृथ्वी से जुड़े जो अन्य प्राकृतिक परिवेश है उसको अपनी विवेचना के केंद्र में रखकर आलोचना प्रस्तुत करती है। उसका दृष्टिकोण धरती केंद्रित कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसके सांस्कृतिक प्रतिफलन की बात करें, जो कल्चरल एस्पेक्ट है इसका, वो कैसा है। यानी साहित्य कल्चर का एक हिस्सा है ना, आप सब जानते हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं लेकिन इतना तो जानते हैं कि साहित्य और संस्कृति दो चीज़ों को मिलाकर हम बात करते हैं। साहित्य को संस्कृति से अलग करके बात नहीं करते। तो साहित्य कहते ही अपने आप जो जुड़वा शब्द चला आता है वो है संस्कृति। तो संस्कृति के संदर्भ से अगर हम देखें इस आलोचना को, तो ये क्या है, इसका जो सांस्कृतिक विश्लेषण होगा वो एक तरह से जिस नैतिकता में अपने को तब्दील करेगा। साहित्य क्या कहता है? साहित्य उपदेश नहीं है, लेकिन साहित्य कोई ना कोई संदेश जरूर है। चाहे वो आधुनिक साहित्य हो, चाहे वो पहले की जातक कथाएं हो, वो उपदेश कई बार सीधे सीधे वो उपदेश है, कई बार वो ऐसा लगता है कि सीधे सीधे उसमें मोरल ऑफ द स्टोरी आपको बताई जा रही है। लेकिन जो आधुनिक लिटरेचर है उसमें मोरल ऑफ द स्टोरी कुछ नहीं है। एब्सर्ड तरीके से कहानी या नाटक या कोई भी चीज़, कविता खत्म हो जाती है, लेकिन उसमें एक संदेश तो है। उसी संदेश की खोज, उसी की पड़ताल आलोचना करती है। तो जो पर्यावरणवादी आलोचना है, अगर हम उसके संदर्भ से बात करें तो इसका सांस्कृतिक पक्ष जहाँ खड़ा होगा वो है हरित नैतिकता का, ग्रीन एथिक्स। अगर हम नैतिकता के संदर्भ में साहित्य को संस्कृति के साथ जोड़कर देखें तो ये हरित नैतिकता के पक्ष में खड़ा हुआ साहित्य है। और इस तरह से फिलोसॉफिकली अगर हम बात करना चाहें तो राजनीति और दर्शन के स्तर पर पर्यावरणोन्मुखी विकास के साथ पर्यावरणवादी आलोचना जुड़ती है। यानी डेवलपमेंट का एक अन्य छोर है जो विकास का है। ठीक है, साहित्य भी मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए ही उद्यमशील है।
वह आपको जगह जगह कभी हाथ पकड़ के, कभी प्यार से, कभी आक्रोश से भरकर, कभी क्रोध और आवेश में लाकर आपको सिखाता ही है कि आप क्या करें और क्या न करें। ठीक है, कहीं प्रछन्न है, कहीं प्रकट है, लेकिन प्रछन्न जहाँ है वहाँ भी वह आपको मित्र की, तभी तो कहते हैं ना किताबें सबसे अच्छी मित्र होती है। कुछ न समझ आए तो आप किताब पढ़िए, सबसे अच्छा समय कटता है। तो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जीवन के साथ जो साहित्य का जुड़ाव है वह सबसे अधिक है। कला के तमाम रूपों में साहित्य के संदर्भ से अगर हम देखें तो साहित्य जीवन के साथ, मनुष्य जीवन के साथ सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो इसी अर्थ में जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास है वह लक्ष्य है साहित्य का। अब जितने भी जीडीपी और जीईपी हैं, ये मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को तो नहीं रख रहे, या आर्थिक विकास के लक्ष्य को रख रहे हैं, या इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के लक्ष्य को रख रहे हैं। लेकिन मनुष्य का सर्वांगीण विकास जो है वो साहित्य का अनिवार्य लक्ष्य है। और जाहिर है कि पर्यावरणवादी आलोचना भी मनुष्य के विकास के लक्ष्य से अपने को दूर नहीं रख सकती। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि दर्शन और राजनीति के सिद्धांत के तौर पर पर्यावरणवादी आलोचना का जो अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है वो है मनुष्य के विकास का लक्ष्य। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इकोफेमिनिज्म की बात करें या पर्यावरणवादी स्त्रीवाद की बात करें तो जाहिर है, जैसा मैंने कहा कि यह भी राजनीति से अलग सिद्धांत नहीं है। राजनीति के परे जाकर न तो हम इकोफेमिनिज्म को देख सकते हैं, न पर्यावरणवादी आलोचना को देख सकते हैं। पर्यावरणवादी स्त्रीवाद भी उससे मुक्त नहीं है। लेकिन पर्यावरणवादी स्त्रीवाद और पर्यावरणवादी आलोचना में एक बड़ा फर्क है। दोनों एक नहीं है, दोनों में बड़ा फर्क है। और वो फर्क ये है कि पर्यावरणवादी स्त्रीवाद जहाँ पर्यावरण और स्त्री के अंतर संबंधों की बात करता है, वहीं पर्यावरणवादी आलोचना पर्यावरण और मनुष्य के अंतर संबंधों की बात करती है। धरती उसके केंद्र में है, जबकि पर्यावरणवादी स्त्रीवाद धरती को केवल केंद्र में नहीं रखता, उसके सामने स्त्री है और स्त्री के साथ वो धरती को जोड़ता है, एड ऑन करता है। तो जो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एड ऑन आलोचना है, ये इसको जोड़कर की गई आलोचना है। और उसमें जो कॉमन चीज निकल कर आती है वो है दमन। सुनीता, कितनी देर तक हमें बोलना है? हम तो अभी पी रहे हैं। मैं आप बोलिए। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में आने लगा है कुछ। शुरू हुआ है। तो है ना टाइम? हाँ, ठीक। तो जो पर्यावरणवादी आलोचना है और पर्यावरणवादी स्त्रीवाद है, दोनों का बुनियादी अंतर ये है कि पर्यावरणवादी स्त्रीवाद में स्त्री और धरती या पर्यावरण एक समतुल्य है, बराबर है। यहाँ तक कि दोनों का उत्पीड़न, दोनों का दमन और दोनों की जो जरूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, और दोनों की जो मुक्ति का कॉन्सेप्ट है, फ्रीडम जिसे हम कहते हैं, ये बहुत बड़ा पक्ष है स्त्रीवाद का। तो दोनों की मुक्ति का जो कॉन्सेप्ट है ये एक है, यानी समतुल्यता। पर्यावरण और स्त्री के अस्तित्व के बीच की समतुल्यता पर्यावरणवादी स्त्रीवाद की बुनियादी चीज है। ये समझने वाली बात है। आप लोगों को समझने में दिक्कत तो नहीं है? तो समतुल्यता का मतलब है इक्वलिटी, और इक्वलिटी किससे जोड़ रही है? धरती के साथ। धरती क्या है? माँ है। धरती क्या है? माँ है। वो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। हाँ, रत्न प्रसवनी है ये धरती। पंत की वो कविता है ना, बचपन में मैंने छिपकर सिक्के बोए थे। हाँ, और क्या क्या कल्पना की थी कि एक दिन सिक्का जो है, सिक्कों के कलदार वृक्ष होंगे और अर्धशती लहराती बीत गई, जैसे मेरी बीत रही है। अर्धशती 50 साल के हो गए लेकिन सिक्कों के फल नहीं आए। तो आह धरती कितना देती है, कविता का शीर्षक ही है आह धरती कितना देती है। तो धरती तो बहुत देती है, सवाल है कि धरती को हम क्या दे रहे हैं। जो हम देंगे वही प्राप्त करेंगे। उपदेशों में ऐसी भाषा है कि जैसा काटो, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। लेकिन जब कला में, साहित्य में, कविता में वो चीज आती है तो कवि को ये अनुभव होता है कि आह धरती कितना देती है, लेकिन हम ही कुपात्र हैं, हम धरती से ले नहीं पाते। क्योंकि बीज की जगह अगर हमने द्रव्य बो दिया है तो द्रव्य में तो पत्ते नहीं आएंगे,
सिक्कों के कलदार वृक्ष कभी नहीं होंगे और गलत बीज से धरती को अगर हम बांझ कहें तो गलती धरती की नहीं है, हमारी सोच की है। तो ये जो चिंतन है, ये चिंतन ध्यान दीजिए कि टेक्स्ट कैसे अपना मीनिंग बदलता है। बहुत पुराना टेक्स्ट है, 10वीं में 8वीं में हम लोगों ने पढ़ा था, तो लेकिन अभी भी याद है क्योंकि इसका जो अर्थ है वो बहुत संप्रेषणीय था। तो आज इसलिए याद है क्योंकि अभी आपके सामने जो बोलना है, अचानक मुझे ये पंक्ति याद आई। तो अगर आप देखें कि पुराना टेक्स्ट भी अपना नए आलोचना बिंदु के सहारे, नए आलोचना दृष्टि के सहारे, पुराना टेक्स्ट भी अपने अर्थ कैसे बदल सकता है। ये साधारण से छोटा सा एक टेक्स्ट है, मैंने उदाहरण दिया। कामायनी को मैंने उस पर लिखा भी है, आप चाहें तो विस्तार से पढ़ सकते हैं कि कामायनी हिंदी साहित्य में पहली ऐसी कृति है जहां पर्यावरण और पर्यावरण संतुलन की चिंता दिखाई देती है। पहली ऐसी कृति है, इसके पहले कोई ऐसी कृति नहीं। प्रकृति का मिलना, प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, चित्रित होना, मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक और आदिकाल तक प्रकृति का मिलना पर्यावरण की चिंता या पर्यावरण का विवरण नहीं है, पर्यावरण का एक तरह से प्रस्तुतिकरण भी नहीं। प्रकृति तो मनुष्य के अंगी रूप में होकर आ रही है, वो अलग चीज है। लेकिन पर्यावरण की चिंता की हमने, पर्यावरण चिंता कहाँ से पैदा होती है कि हमने प्रकृति के जो प्रकृति नेचुरल स्वरूप है उसमें कुछ चेंज कर दिया है, कुछ बदल दिया है। और ये बदलना जो है वो प्रकृति के अपने जो प्रकृति रूप है, सहज रूप है, उसके खिलाफ जाता है। यहीं से आप स्त्री और प्रकृति की एक रूपता का सिद्धांत भी देखते हैं। और कहीं न कहीं पंत जो कह रहे हैं कि आह धरती कितना देती है, रत्न प्रसविनी है यह धरती, अब यह समझ चुका हूँ। ये धरती कैसी है? रत्नों को उगलने वाली है, लेकिन इसमें क्या है, मनुष्य अपने लालच के सिक्के न हो, इसमें असली वृक्ष डाले जाएं, बीज डाले जाएं, जो धरती फोड़कर अफवाहें और अंकुर लेकर फिर अपने को वृक्ष के रूप में स्थापित कर पाए। तो जो दो चीज अलग करती है पर्यावरणवादी स्त्रीवादी चिंतन को और पर्यावरणवादी आलोचना को, वो स्त्री और धरती की समतुल्यता, साथ ही साथ दो बड़े उद्देश्य, यानी दो चीजें हैं जिससे मनुष्य प्रभावित होता है। एक, अगर आप उसकी स्वतंत्रता छीन ले, उससे मनुष्य और उसके व्यक्तित्व के विकास में सबसे बड़ी बाधा आती है। तो जैसे स्त्री की स्वतंत्रता छीनी गई, स्त्री पर बंधन और तमाम तरह की रूढ़ियों को लादा गया, उसी तरह से हमने प्रकृति की स्वतंत्रता भी छीन ली। प्रकृति को भी उसके उन्मुक्त रूप में, उसके जंगलीपन में, उसके नेचुरल या सहजात रूप में हमने रहने नहीं दिया। हम लगातार काट छांट करते आ रहे हैं। अब आप देखते हैं ना, छोटी छोटी समस्याएं जो घर में आ जाती हैं कि कहीं किसी पाइप के अंदर पीपल का वृक्ष पैदा हो रहा है, और उस आए दिन जो सोसाइटीज है उसमें समस्या आती है कि पाइप्स के अंदर पीपल के वृक्ष पैदा हो रहे हैं और उसको कटवाना उतने 13, 14, 26 माले पे जाके कोई आसान बात नहीं। लेकिन अगर कटवाए नहीं तो आपका फ्लैट या घर नुकसान में जाएगा, छतें टूट जाएंगी, तो उसको कटवाना होता है। लेकिन कभी सोचा हमने कि वृक्ष हमारी जगह पे नहीं उगा है, हम वृक्ष की जगह पर खड़े हो गए। ये गलती हमारी है, वृक्ष की नहीं है। उसके लिए धरती हमने नहीं छोड़ी, तो जहाँ जल मिला उसने अपना जीवन ढूंढ लिया, लेकिन धरती की तलाश उसको है, इसलिए वो अपनी जड़ों को नीचे दिए जा रहा है। तो जो स्त्रीवादी पर्यावरणवादी चिंतन है वह स्वतंत्रता को, मुक्ति को, सहजात जीवन को महत्वपूर्ण मानता है। साथ ही साथ उस प्रकृति के दोहन को, प्रकृति के दमन को, प्रकृति के अतिरिक्त जो कह सकते एक्सट्रैक्शन को, यानी उससे ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा खींचने को, लेने को गलत मानता है। ठीक इसी तरह से स्त्री के दमन, स्त्री के दोहन और स्त्री के क्षमता के अतिरिक्त एक्सट्रैक्शन की भी बात आती है। तो यहाँ ये समानता है, स्त्रीवादी पर्यावरणवादी दृष्टि जो है वह यहाँ से चालित होती है, जबकि पर्यावरणवादी आलोचना में जरूरी नहीं है कि स्त्री ही केंद्र में हो, वो पर्यावरण केंद्र में होता है। और पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य, जिसमें स्त्री भी शामिल है, एक वेग डेफिनेशन है मनुष्य की, जिसमें स्त्री, दलित, अल्पसंख्यक, अस्मितावादी, गैर अस्मितावादी सारे लोग शामिल हैं, ठीक है। और उसमें अंततः जो चिंता है वो मनुष्य आधारित चिंता है। और इको फेमिनिज्म जिसे हम कह सकते हैं वो लिंग, जाति, वर्ग
इन सब के बीच से वह स्त्री के साथ हो रहे भेदभाव को, हो रहे उत्पीड़न के सब संदर्भों को आगे करके ले आता है। तो इस फील्ड में बहुत सारे लोगों ने काम किया है, मैं नाम लेकर आपको बोर नहीं करूँगी। एक महत्वपूर्ण पक्ष इसके साथ, मैं अब टेक्स्ट पे आऊँगी, इसलिए मैं भूमिका बना रही हूँ ताकि वो उन चीज़ों को आप समझ लें, फिर मैं टेक्स्ट पर आती हूँ। जो स्त्रीवादी पर्यावरणवादी आलोचना है अथवा पर्यावरणवादी जो आलोचना है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है। जो अनकॉमन है वो मैंने आपको बताया, जो कॉमन है वो क्या है, वो यह है कि स्त्रीवादी पर्यावरणवादी आलोचना इस चीज़ को मानती है कि प्रकृति का अतिरिक्त दोहन, जरूरत से ज़्यादा अस्त्र शस्त्र के जखीरे और खास करके परमाणु और आणविक हथियार, रासायनिक और जैव रासायनिक हथियार, और जो कह सकते हैं कि अंधाधुंध जो कंक्रीट का विस्तार, जंगलों की कटाई, ये सब जो है अंततः एक तरह का असंतुलन पर्यावरण और जीवन दोनों में पैदा कर रही है। जीवन में इस तरह की लगता है कि ये सारी चीज़ें केवल पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन अगर युद्ध होता है, अगर जैव रासायनिक हथियारों का प्रयोग होता है या आणविक हथियारों का प्रयोग होता है या संकट की कोई भी स्थिति आके खड़ी हो जाती है, ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? स्त्री प्रभावित होती है, मासूम बच्चे प्रभावित होते हैं, असहाय बुजुर्ग प्रभावित होते हैं। यानी वे लोग प्रभावित होते हैं जो तुलनात्मक तौर पर शारीरिक तौर से अक्षम हैं या कमजोर हैं अथवा किसी भी कारण से किसी व्याधि की वजह से दूसरे पर निर्भर है। अच्छा, ये व्याधि शारीरिक भी हो सकती है और ये व्याधि सामाजिक भी हो सकती है। सामाजिक व्याधि में वर्चस्व है, सामाजिक व्याधि में शोषण है, सामाजिक व्याधि में साधनों का अभाव है। बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसी स्थितियाँ हैं जिसमें पोलियो के टीके के बिना लोगों को अपने अंगों से हाथ धोना पड़ा, या उचित डॉक्टरी इलाज के अभाव में यानी संसाधनों के अभाव में, चाहे वो पैसा रहा हो, चाहे अस्पताल की उपलब्धता रही हो, उसके कारण बहुत सारी स्त्रियां और पुरुष भी और बुजुर्ग भी अपने विभिन्न स्वस्थ अंगों से हाथ धो बैठे। तो ये शारीरिक व्याधि केवल शारीरिक व्याधि नहीं है, ये सामाजिक व्याधि भी है, और सामाजिक व्याधि को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो सैन्य शासन के विरोध में आप देखेंगे, आप मणिपुर की महिलाओं को याद कीजिए किस तरह से वो सेना के वहाँ उपस्थिति को लेकर लगातार विरोध कर रही हैं। तो शायद सैन्य शासन का विरोध केवल मणिपुर में कर रही है ऐसा नहीं, अमेरिका में एक बड़ा मुहिम चला था। अमेरिका की स्त्रियों ने वहाँ के रंगभेद के खिलाफ, सैन्य शासन के खिलाफ लगातार आंदोलन चलाया था। केन्या में ग्रीन बेल्ट आंदोलन चला था। तो जो यूरोपीय देश हैं वहाँ भी स्त्रियां इन्हीं मुद्दों को लेकर, जो पर्यावरणवादी स्त्रीवाद है उसके अंतर्गत स्त्री के प्रश्नों को और व्यवस्था के प्रश्नों को लगातार उठाती रही। तो ये चीज़ समझने की है। इसके साथ ही साथ जो चीज़ हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो है कि जब भी कोई स्त्री पर्यावरण के विनाश, परमाणु युद्ध की संभावनाओं और जैव तकनीकों के विकास इत्यादि पर, और इसके साथ साथ जो चीज़ जैव तकनीक के विकास की जब हम बात करते हैं तो इसका एक बहुत खतरनाक पक्ष है जो जेनेटिक्स या आनुवांशिकी में हेर फेर के विज्ञान के तौर पर विकसित हो रहा है। यानी हमारे जेनेटिक्स को भी कंट्रोल किया जाता है, किया जा सकता है, हमारी क्लोनिंग भी की जा सकती है, और हम मतलब हम हट्टे कट्टे स्वस्थ हैं, लेकिन हमारे जरिए किसी और व्यक्ति के या उसके बिना शारीरिक संपर्क के भी जेनेटिक्स में परिवर्तन करके हम आसानी से किसी तीसरे अस्तित्व को जन्म दे सकते हैं। ये पशुओं में भी है, ये फसलों में भी है, ये मनुष्यों में भी है। मनुष्य वाले पर बैन लग गया है, लेकिन फसल और पशुओं पर ये अभी भी प्रक्रिया जारी है। तो जो आनुवांशिकी में फेरबदल है, आप देखिए कि उसका असर प्रकृति पर बहुत गंभीर तरीके से पड़ रहा है। और जो प्रजनन की तकनीक है जिसमें आप देखिए नए नए सामाजिक सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। सरोगेसी का सवाल उसी में से आया है ना।
सरोगेट मदर और उसके राइट्स का सवाल उसी में से आया है। तो सामाजिक जो सवाल हैं और स्त्री के, खास करके स्त्री के प्रजनन अंगों से जुड़े हुए जो सवाल है, गर्भ पर अधिकार किसका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिसको एक समय में केवल गर्भ पर अधिकार स्त्री का नहीं था, बल्कि गर्भ पर अधिकार स्त्री के परिवार का था, और उसमें भी उसके पुरुष पति का था, जो उसका स्वामी हुआ करता था। तो ये तमाम चीजें महत्वपूर्ण है, और इसमें जो पितृसत्तात्मक वर्चस्व और स्त्री के प्रति हिंसा का गंभीर सहमेल है, वो आसानी से देखा जा सकता है। तो जब स्त्री लिखती है इन विषयों पर, जब स्त्री लिखती है, यानी वो पर्यावरण के विनाश पर लिखती है, परमाणु तकनीक के विकास पर लिखती है, या जैव रासायनिक हथियारों के विकास पर लिखती है, अथवा परमाणु युद्ध की संभावनाओं पर लिखती है, अथवा कोई विज्ञान फिक्शन लिखती है, या फिर वह जब हम कह सकते हैं कि प्रजनन जैसे विषयों पर लिखती है, अपने अनुभवों पर लिखती है, या तकनीक के अनुभवों पर लिखती है, तब वो केवल लिख नहीं रही होती, बल्कि वह कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक जो चेतना है, दृष्टि है, इन तकनीक के पीछे, दवाओं के पीछे, हथियारों के पीछे, सैन्य शासन की व्यवस्था के पीछे, उसके साथ जुड़ी हुई जो स्त्री पर हिंसा की संभावना और यथार्थ है, दोनों को प्रश्नांकित करती है। यानी स्त्री पर पीछे बंद कर दीजिए। तो अब जो पर्यावरणवादी स्त्रीवादी आलोचना है और पर्यावरणवादी आलोचना है, दोनों के बुनियादी फर्क को मैंने स्पष्ट किया, और साथ ही साथ आपको ये भी मैंने अपनी तरफ से जाहिर करने की कोशिश की कि जो स्त्रीवादी पक्ष है, पर्यावरणवाद का जो स्त्रीवादी पक्ष है, वो कैसे एक तरह से प्रतिवादी कॉन्सेप्ट को भी हमारे सामने खड़ा करता है, जबकि पर्यावरणवादी जो आलोचना है वो केवल विश्लेषणात्मक पक्ष को हमारे सामने खड़ी करती थी, बुनियादी चीज है। और इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं, इतने विवेचन के बाद हम कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी का एरिया है, पर्यावरण का जो क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं स्त्रीवाद का भी क्षेत्र है, क्योंकि जो पर्यावरण से संबंधित तमाम प्रश्न हैं वे अंततः स्त्री और उसके अस्तित्व से संबंधित प्रश्नों में तब्दील हो जाते हैं। जैसे मैं एक चीज बताऊं, दवाओं की बात की जाती है, मेडिकल की जो दवाएं हैं, मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है, उसकी बात की जाती है। तो दवाओं के संदर्भ में कभी भी आप नहीं देखेंगे कि स्त्री के लिए कोई प्रिविलेज्ड चीज, ऐसी चीज जो स्त्री के पक्ष से हो। अगर तुलना की जानी है स्त्री और पुरुष में, तुलना की जानी है स्त्री और पुरुष में, तो पुरुष के लिए वो सहूलियत वाली होगी तुलनात्मक तौर पर स्त्री के। तो तकनीक भी कैसे एक तरह से भेदभावकारी है, जबकि हम मानते हैं कि तकनीक बिल्कुल भेदभाव नहीं करता, यूजर फ्रेंडली होता है, और ज्यादा से ज्यादा वह लोगों के हाथ में जाकर संचालन के लिए अपने को प्रस्तुत कर देता है। लेकिन बात इतनी सीधी सादी नहीं है, और इसी अर्थ में जब स्त्रीवादी पर्यावरणवादी आलोचना की हम चर्चा करते हैं, तो यह पारिस्थितिकी का जो विश्लेषण है, इसकी जो आलोचना पद्धति है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्त्रीवादी मुद्दे से जुड़ी हुई मालूम पड़ती है। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहती हूँ, हिंदी साहित्य, बांग्ला साहित्य, उड़िया और असमी साहित्य से, ठीक है। आपने देखा होगा, बुनियादी तौर पे मोटी चीज़ें मैंने आप बच्चों को स्पष्ट किया है, कोई दिक्कत है? नहीं, मेरे पास आज पूरा टाइम है, इसलिए मैं बिल्कुल मास्टर रूप में, ठीक है। तो बुनियादी चीज़ ये है कि हम भारत में जब भी पर्यावरण पर बात करते हैं, तो हमारे सामने चिंताएं क्या है। ये तो आलोचना और आलोचना के अलग अलग स्कूल की हमने चर्चा की, एक बहुत स्थापित नहीं है, बल्कि हिंदी में तो नाम भी इस तरह से प्रचलित नहीं है। दूसरा स्कूल स्थापित है अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में, हिंदी में उस पर काम थोड़ा बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 लेख भी आपको मुश्किल से मिलेंगे। तो अब हम पर्यावरण संबंधी चिंताओं की बात करते हैं। जब हम भारत की बात करते हैं, तो हमारे सामने किस तरह की पर्यावरण संबंधी चिंताएं आती हैं। अब तक सुबह से आपने सुना होगा
जल संसाधन है, वायु प्रदूषण है, जल की रक्षा की बात आती है, नदियों की रक्षा की बात आती है, पॉल्यूशन को कम करने की बात आती है, कार्बन उत्सर्जन पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है, तो उसको कम करने की बात आती है। अब इन तमाम चीज़ों में जो अगड़े देश हैं और हम जैसे जो विकासशील या अभी भी पिछड़े देश की कोटि में ठेले गए लोग हैं, हम दोनों में अंतर है। उन देशों की तुलना में भारतीय लोग कार्बन उत्सर्जन कम करते हैं, जो अमेरिका, फ्रांस और इटली जैसे बड़े और कह सकते हैं कि पश्चिमी देश हैं जो हमसे तकनीक में कहीं ज़्यादा आगे बढ़े हैं। एशियाई देशों में भी जापान का जो कार्बन उत्सर्जन है और चीन का जो है उसकी तुलना में हम लोग कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं। अब ये तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव हुआ। भारतीय पर्सपेक्टिव क्या होगा? भारत के संदर्भ में अगर आप पाएंगे तो ये और एक विभाजन है। ये विभाजन कैसा है? हैव और हैव नॉट्स का है। यानी कार्बन उत्सर्जन कौन कर सकता है? जिसके पास गाड़ी होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होंगे, जो 1-1 लाख का एप्पल का फोन और लैपटॉप खरीद सकेगा। आपको शायद अनुभव हो, जिन बच्चों ने और जिन शिक्षिकाओं ने महंगे आईफोन और एप्पल के लैपटॉप्स और एसेसरीज खरीदे हैं, उनको ये अनुभव होगा कि जिस दिन वो चीज़ खराब होती है वो कूड़े में फेंकने के अलावा उसका कोई इलाज नहीं होता। अगर आपका आईपैड खराब हुआ या आईपॉड जो पहले आया था वो खराब हुआ, बस आप उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 3 साल के पहले की टेक्नोलॉजी उनके पास रिपेयरिंग के लिए उपलब्ध ही नहीं। यानी वो इलेक्ट्रॉनिक हैजार्ड्स में बदल जाते हैं। जैसे अमेरिका में और अन्य विकसित देशों में लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूं ही फेंके रहते हैं, कोई भी कबाड़ के भाव से उठा लो। हमारे यहाँ भी अब कुछ वैसा दृश्य मध्य वर्ग के जो कैपेसिटी है, उसकी क्रय क्षमता है, उसके कारण पैदा हो रही है। एक बड़ा संकट है और हम सब आसानी से कहते हैं, बच्चे तक कहते हैं मैडम आईफोन ले लीजिए, है ना। तो हमने तय किया था कि आईफोन और लैपटॉप में से क्या चीज़ लेना उचित होगा। हमने लैपटॉप पर कोशिश की, लेकिन हमारा जो आईपैड था एप्पल का, वो 3-4 साल चलने के बाद जो खराब हुआ तो उसके डाटा को हम रिकवर नहीं कर पाए। सब जगह गए सर्विस सेंटर पर, लेकिन डाटा रिकवर नहीं हुआ। तो एक तो आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो लॉस हुई, उस लॉस का कोई रिपेयरमेंट नहीं है। दूसरी, आपने कार्बन उत्सर्जन में योगदान किया। हमारे यहाँ वे लोग क्या योगदान कर सकते हैं जिनके पास ना तो आईपैड है, ना आईफोन है, ना लैपटॉप है, ना गाड़ी है, ना और किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। हाँ, वो दूसरे तीसरे सेकंड हैंड की फेंकी हुई फोनों का इस्तेमाल करते हैं। अब मजदूर वर्ग में भी ये चीज़ आ रही है, लेकिन गाँव में देखिएगा कि अभी भी इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि एक घर में 5-5, 6-6 फोन चलाने की क्षमता हो, क्योंकि रिचार्ज करने का भी खर्च आता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग साधनहीन हैं भारतवर्ष के अंदर भी, वे कार्बन उत्सर्जन कम करते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिनके पास साधन है, बुद्धि है, ज्ञान है, अवेयरनेस। वे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं। लेकिन जिनके पास कम बुद्धि है, अशिक्षित हैं, ज्ञान नहीं है, संसाधन भी नहीं है, इस वजह से वो कार्बन उत्सर्जन कम करते हैं। लेकिन इसके लिए उनको कोई कार्बन क्रेडिट नहीं मिलता। जैसे अन्य देश जो बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, या दिल्ली का उदाहरण ले लो, ग्रैब 1 लग चुका है, अब ग्रैब 2 शायद आज से शुरू है। हाँ, तो दिल्ली में देख लो, जो हमारी दिल्ली की सरकार बड़े आराम से घोषणा करेगी पॉल्यूशन लेवल हमने ग्रैब 2 लगाने के बाद इतना कम कर दिया, ये कार्बन क्रेडिट। लेकिन ये कार्बन क्रेडिट हम उन हैव नॉट्स को नहीं देते, गरीबों को नहीं देते, जो सूखी लकड़ियाँ जंगल के पास रहने के कारण नदियों से पानी इत्यादि लेकर अपनी जीविका चलाते हैं। वो थोड़ी सी लकड़ी भी काट लें तो हम कहते हैं कि ये चोरी है, और उनको सूखी लकड़ियों को भी न काटने की आज्ञा है, और जगह जगह प्रोहिबिशन का बोर्ड लगा हुआ है। क्या मैं बहुत सारे इलाकों में गई और लंबी लंबी खेती चंदन की, रबर की, लेकिन सब जगह बोर्ड लगा हुआ है कि कोई वहाँ, और सुरक्षा है बाकायदा, प्रवेश नहीं कर सकते। साधारण वहीं के रहने वाले गांव के लोग प्रवेश नहीं कर सकते। वे क्या लेंगे? वे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लकड़ियाँ लेंगे जो उनके ईंधन के काम आएगा। आपने समझाया कि ईंधन से कार्बन उत्सर्जन होता है, लकड़ी जलाने से होता है, और इस तरह से आपने उसकी जगह कहा कि आप
गैस सिलेंडर ले लीजिए, हम आपको मुफ्त में दे रहे हैं। और गैस सिलेंडर निश्चित तौर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन जो लकड़ियां वेस्ट हैं, सूखी हुई हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं है ईंधन के अलावा, अगर वे गरीब लोग लेते भी हैं तो ऐसी कोई आफत नहीं आ सकती, लेकिन उन पर बंदिश है, प्रोहिबिशन है। तो उनको कोई कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कोई क्रेडिट या इंसेंटिव नहीं मिलता। इसमें सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है? महिलाएं प्रभावित होती हैं, क्योंकि महिलाओं को पानी लाने के लिए दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। ईंधन जमा करने ज़्यादातर महिलाएं जाती है, सूखी लकड़ियां जमा करने। अच्छा, अपने परिवार के भरण पोषण पालन सबका जिम्मा उनके उस पर होता है, तो वो जो भी संसाधन जंगल से चुनकर लाती हैं उनके परिवार के काम आता है, सिर्फ उनके काम नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण में और पर्यावरण के बैलेंसिंग में जो चीज़ पैदा होती है, अगर वो नष्ट हो रही है तो उसका रिसाइकलिंग होना भी ज़रूरी है, और वो रिसाइकलिंग महिलाएं कर पाती हैं। महिलाएं उसमें आंकड़ा और तमाम जितने भी रिसर्च हैं, शोध हैं, उनको अगर आप उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि महिलाओं की उसमें बड़ी सकारात्मक भूमिका है। और लेकिन इसका कोई क्रेडिट इन महिलाओं को नहीं मिलता। तो जिसे हम क्रेडिट कहते हैं पर्यावरण को बचाने का, ऐसा कोई क्रेडिट महिलाओं को विशेष तौर पर नहीं मिलता, कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए नहीं मिलता, प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए नहीं मिलता। तो ऐसे में महिलाएं ही सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होती हैं। वे खासकर वे महिलाएं जो अशिक्षित और ग्रामीण हैं, आदिवासी हैं। अब हम बात करते हैं कि लिटरेचर में, साहित्य में किस तरह से लिखा गया है, रचनाशीलता के स्तर पर इन सवालों को कैसे उठाया गया है, और कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको हम इस दिशा में देख सकते हैं। कुछ रैंडम मुझे नाम याद आ रहे थे तो मैंने नोट कर लिया कि मैं आपको बताऊंगी। और हमने आपको कुछ टेक्स्ट ऐसे ही बताया था अभी। और कुछ चीज़ें अगर हम पर्यावरण के संदर्भ में देखें तो जो चर्चित चीज़ें हैं, चर्चित रचनाएं हैं, उनमें महाश्वेता देवी एक बड़ा नाम है। और उनकी बांग्ला में लिखी किताब है अरण्यर अधिकार, यानी जंगल, अरण्य माने जंगल, जंगल का अधिकार। और जंगल का अधिकार ये हिंदी में भी ट्रांसलेट हो चुका है, जंगल के दावेदार। अगर आपको याद हो तो पथ के दावेदार एक किताब थी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, कुछ उसी तर्ज पर ये नाम है, जंगल के दावेदार। नासिरा शर्मा की किताब है कुइयां जान, आप जानते हैं। अनुपम मिश्र की बहुत सारी किताबें हैं, आज भी खड़े हैं तालाब, और हाँ, इसी तरह से हम महुआ माझी की देख सकते हैं, मरण घोड़ा, नीलकंठ। एक दिलचस्प चीज़ बताऊं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी पर बहुत कम रचनाएं मिली, जबकि भोपाल गैस त्रासदी ने भारतीयों के जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया, भोपाल शहर के जीवन को प्रभावित किया, वहाँ काम कर रहे और रह रहे परिवारों को प्रभावित किया। लेकिन उस गैस के लीकेज पर, जो इतनी बड़ी दुर्घटना थी, और जितने भी परमाणु प्लांट हैं, आप रशिया में देखिए, भारत में देखिए, आए दिन उनमें लीकेज होती है, लेकिन खबर नहीं आती, खबर नहीं बनती, क्योंकि विज्ञान और विकास के तर्ज पर उनको रिसर्च और शोध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है कि उस पर चाहे जितने भी संसाधनों की बर्बादी हो, जितने भी पैसे खर्च हो, उसको आप निगेटिव खबर ना बनाएं, तो उस पर खबर ही नहीं बनती। लेकिन भोपाल गैस कांड में ये चीज़ देखी गई कि ये सार्वजनिक इसने नुकसान किया, और इस पर बहुत कम कहानियाँ या रचनाएं या कविता कुछ देखने को नहीं मिली। जैसे लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन पे आपने देखा कि बहुत सारे अंग्रेजी में संकलन आए, कविता संकलन आए, कहानी संकलन आए, लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी पर बहुत कम। मैंने एक कहानी पढ़ी सिर्फ, नासिरा शर्मा की, हंस में छपी थी, और उसी समय लिखी गई थी, एक मात्र कहानी है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो इस तरह से रमणिका गुप्ता हैं, निर्मला पुतुल हैं, नगाड़े की तरह बसते हैं शब्द, 21वीं सदी में आदिवासी स्वर, इस तरह से आदिवासी साहित्य जो है वो ज़्यादातर जड़ जंगल जमीन पर लिखा गया है, तो वहाँ चीज़ें मिलती हैं। मैं कुछ नमूने के टेक्स्ट ले रही हूँ, उसमें अभी ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगी, 2 या 3 बस संकेत कर रही हूँ कि जब आप आलोचना करने जाएं तो आप किस तरह से करें, और हो सकता है आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ें, मेरा एक पक्ष है।
स्त्रियों ने जब भी पर्यावरण के संदर्भ में लिखा है तो सोचकर थीम बनाकर नहीं लिखा कि पर्यावरण पर रचना लिखनी है, ऐसा सोचकर नहीं। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज कि पर्यावरण संबंधी जो आंदोलन था पश्चिम में 80 के दशक में उफान पर आया। मैं जिस टेक्स्ट की बात करने जा रही हूँ वो 80 का नहीं है, 100 साल पहले का है और भारत का टेक्स्ट है। और इसको आप कैसे पर्यावरण के साथ जोड़कर पढ़ेंगे, मैं लालच तो बहुत है पर मैं एक ही टेक्स्ट की बात करती हूँ और सब समेट देती हूँ इसको। तो कैसे आप इसको पर्यावरण के साथ जोड़कर पढ़ें और कैसे इसमें उन तमाम बिंदुओं की पहचान करें और एक नए आलोचना के संकेत के को आप जन्म दे सके, इसकी चर्चा मैं आपके सामने करूँ। तो 80 के दशक में जो चीज़ें, 60 में किताब आई, 64 में कार्सन ने लिखा, उसके पहले एक और फ्रांसीसी महिला थी उसने लिखा, उसके बाद भी और कई लोगों ने लिखा, लेकिन ये सारा डेवलपमेंट 70 और 80 के दशक का है यूरोप में। भारत में जो टेक्स्ट मैंने उठाया है उसमें 2-4 टेक्स्ट तो आपको उदाहरण के लिए खाली बताऊंगी, वो 83 के दौर का है, लेकिन एक टेक्स्ट ऐसा है जो 1905 का है, 100 साल लगभग 75 साल पहले का, लगभग तो 100 भी कह सकते हैं, एक दशक पहले का। यानी हम लोग क्यों नहीं सोचते ऐसा, हम अपनी आलोचना को इस तरह से क्यों नहीं डेवलप करते, ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है। बहरहाल मैं 2-3 चीज़ें बताऊं फिर उस टेक्स्ट पर आऊंगी। सबसे पहले कि स्त्रियां जब लिखती हैं पर्यावरण के मसलों पर तो दैनिक जीवन और दैनिक जीवन की समस्याओं से जोड़कर, खास करके स्त्री जीवन की समस्याओं से जोड़कर पर्यावरण पर लिखती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। साथ ही साथ जो आसपास के लोग हैं, स्थान है, यानी देश काल वातावरण जिसको आप साहित्य में कहते हो, साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन जिसको हम कहते हैं, जैसे संचार शब्द बना है, परिवहन के साधन, भोजन जैसे खाने में जो पकता है, भोजन सामग्री इत्यादि, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, खनिज, ऊर्जा, विज्ञान, विकास, सब कुछ स्त्री साहित्य में एक थीम के तहत और एक सहज तरीके से, बिना कहें कि इसके लिए बहुत उद्यम और थ्योरी और सिद्धांत को सामने रखे चीज़ें आती चली जाती हैं। इसका उदाहरण दूंगी मैं अभी आपको। और मैंने एक संकलन उठाया आपसे बात करने के लिए। मैं सोच रही थी कि मैं इस विषय को पकाऊं कैसे, मुझे भी पकाना था, मेरा मेटाफर पकाना है, जो कि एक स्त्री मेटाफर है। तो मैं इस विषय को कैसे पकाऊं आपके लिए। तो मैंने एक साल का एक संकलन उठाया जो सन 1985 में प्रकाशित हुआ था और भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था। इसमें उस साल की सबसे महत्वपूर्ण जो कहानियाँ थी, चुनिंदा कहानियाँ थी, उसको संकलित किया गया। ऐसे 3-4 संकलन ज्ञानपीठ में प्रकाशित हुए। मैंने सोचा कि इतने कम समय में और इतने कम समय में बोलने के लिए पता नहीं कितनी ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना चाहिए, तो मैंने छोटा सा एक पक्ष रखा। और जब मैंने उससे उस संकलन को उठाया तो उसमें सिर्फ 3 कहानी थी जो पर्यावरण पर लिखी गई थी, जो पर्यावरण के विषयों को छूती थी, उसके इर्द गिर्द रहती थी। और दिलचस्प बात बताऊं कि 3 में से 2 कहानी पूरी तरह पर्यावरण पर केंद्रित थी और वो 2 कहानियाँ स्त्रियों ने लिखी थी। दोनों की दोनों कहानी स्त्री ने लिखी थी। तीसरी कहानी जो कि प्रतीकात्मक है, आप उसे पर्यावरण की कहानी भी मान सकते हैं और एक रूपक के तौर पर भी देख सकते हैं, तो वहाँ प्रतीकात्मक है। लेकिन सीधे सीधे पर्यावरण को केंद्रित करके जो कहानियाँ लिखी गई, उसमें 2 कहानियों की रचनाकार महिला थी और वो 2 कहानियाँ थी। एक कहानी का नाम है आविष्कार, ये असमिया कहानी है, दीपाली डेका ने लिखा है इसको। और एक कहानी है हरा लड़का, ये कहानी गुजराती की है और इसको भी एक महिला रचनाकार ने, अंजलि खंडेलवाल नाम है, अंजलि खांडवाला नाम है, उन्होंने लिखा। एक कहानी मुझे पंजाबी की मिली, पर ये इसको हम सीधे पर्यावरण की कहानी कहने में मुझे थोड़ी हिचक है। लेकिन पहली जो 2 कहानी मैंने आपको बताई, एकदम पर्यावरण की कहानी है और पर्यावरण और स्त्री और परिवेश को जोड़कर लिखी हुई कहानी। तो उसमें तीसरी जो कहानी है वो है नदिया किनारे वृक्ष। ये पंजाबी की कहानी है, मुख्तार गिल ने लिखी। और मुख्तार गिल ने नदिया किनारे वृक्ष में
प्रकृति के संदर्भों को वैसे ही लिया जैसे मध्यकाल में हमारे रचनाकार लेते रहे। माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, फूली फली सब चुन लियो काल हमारी बात। इस तरह की चीजें जो है ना, दिन दस फूला फूल के खंखड़ भयो पलाश। तो ये जो साधारण जीवन से और रोजमर्रा के जीवन के उदाहरण जो भक्तिकाल और मध्यकाल के तमाम रचनाकारों ने, रीतिकाल के भी रचनाकारों ने उठाया है, जिस तरह से वो सांकेतिक तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर प्रकृति चित्रण करते हैं, लगभग उसी तरह की कहानी है मुख्तार गिल की नदिया किनारे वृक्ष। और तीनों कहानियों के अंतर को अगर मैं डिस्कस करूं तो आविष्कार कहानी जो असमिया है दीपाली डेका की, इसमें एक ऐसे युवक की कहानी है, इसमें स्त्री गायब है। कहानियों में जब हम कोई चीज ढूंढे तो अब आप जितनी बातें मैंने आपसे की है, आप आसानी से इस कहानी का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। जो दीपाली डेका की कहानी है आविष्कार, उसमें स्त्री नहीं है, माँ सिर्फ एक आध जगह संदर्भ में आई है। नायक एक किशोर युवक है जो पढ़ने में बहुत तेज, लेकिन पढ़ने में तेज तो है लेकिन मनमौजी है। उसको पढ़ना जो चीज पसंद है, स्कूल में दुर्भाग्य से वो विषय उसको नहीं मिलता। अब वो बिल्कुल नाराज होता है कि नहीं मुझे पढ़ना नहीं, उसे संस्कृत पढ़ने को मिलता है और वो कहता है संस्कृत और पुराना टेक्स्ट तो मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ, उसके लिए तो स्कूल की जरूरत नहीं है, मुझे अंकगणित और विज्ञान पढ़ना। तो अंकगणित के मास्टर उसको बहुत प्यार करते थे और उसकी प्रतिभा की सराहना करते थे, समझते थे उसके मिजाज को, लेकिन वे उसकी कुछ मदद नहीं कर पाए और अंततः हेडमास्टर साहब ने उसकी इस अवज्ञा के लिए कि उसको जो मिल रहा है वह ले क्यों नहीं रहा, उसे स्कूल से निकाल दिया। और अब वो खेती करता है, हल चलाता है, पिता किसान हैं, उनके काम में हाथ बटाता है। माँ परेशान होती है कि शायद बच्चा बिगड़ गया, पिता परेशान होते हैं कि उसका मानसिक संतुलन खो गया है क्या। वो अपने को कमरे में बंद करता है और कुछ आविष्कार करने में लग जाता है और आविष्कार उसका लगभग पूरा होने को होता है। उस आविष्कार में ये था कि वह प्रकृति और पर्यावरण की, खास करके जो हरितिमा है यानी वनस्पतियां और पौधे हैं, उनकी भाषा समझने लगता है और उसे लगता है कि जो पेड़ है वो उससे ठीक मनुष्य की तरह ही बातें करते हैं और इस बात को वह साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके लिए वो फिर कलकत्ता आता है। कलकत्ता में कलकत्ता बड़ा शहर है। उसके पिता कहते हैं अरे तुम कभी शहर नहीं गए, तुम जा रहे हो कलकत्ता, तुम कैसे कर पाओगे। उसे कुछ नहीं पता कि इस आविष्कार को जो उसने किया है कैसे वह सब दुनिया के सामने लाएगा, लोग उसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे उसको मान्यता या सम्मान देंगे, कुछ नहीं मालूम। वो कलकत्ता आता है। जाहिर है कलकत्ता आता है तो बहुत दिनों तक परेशान रहता है। नहीं, दिल्ली आता है, सॉरी, दिल्ली आता है और दिल्ली आकर वो कहाँ आता है, यमुना के किनारे जो ताजमहल है, वो अपने पिता को समझाता है कि पापा, पिताजी, जो ये ताजमहल है, आपको ताजमहल दिखता है, आपको ये नहीं दिखता कि किसी न किसी व्यक्ति के दिमाग की ये उपज होगी कि यमुना जैसी उफलती हुई नदी को उसने ताज से दूर कर दिया। तो बांध बनाने की जो नई तकनीक है वह उसको ढूंढता है और उसको लेकर दिल्ली आता है और ताजमहल के आसपास ही बैठा रह जाता है, सोचता रहता है कहाँ जाऊँ इतने बड़े शहर में, किससे मिलूँ, और निराश होकर कोई उसकी बात नहीं समझ पाता है, पुनः गाँव लौट आता है और अपना मानसिक संतुलन खो देता है। और गांव के मुखिया की लड़की जो शहर जाती है पढ़ने के लिए, अंग्रेजी जानने लग जाती है, जिसको वो कभी पसंद करता था और वो लड़की भी इसको कभी पसंद करती थी इसकी प्रतिभा के कारण। एक दिन ये बहुत खुश था और वो लड़की वापस आ रही थी पढ़ाई करके, तो इसने चाहा कि उससे अपने प्रेम का निवेदन करे, कुछ अच्छी बात कहे। तो वह लड़की डर गई इसकी शक्ल देखकर, क्योंकि ये उन्मत्त और पागल पागल सा दिखाई देता था। और इसके बाद, इस घटना के बाद वो सचमुच ही पागल हो गया और कहानी ऐसे खत्म होती है कि वह लड़की अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी, तभी उसने रिक्शे की आवाज़ सुनी। रिक्शे पर वही पगला यानी वह लड़का अपने पिता के साथ शहर की ओर जा रहा था, मनोचिकित्सक को देखा। इस तरह से कहानी खत्म होती है। अब अगर मैं पूछूं कि ये कहानी स्त्रीवादी पर्यावरणवादी कहानी है या पर्यावरणवादी आलोचना के टूल से इसका विश्लेषण किया जा सकता है, तो जाहिर है आप पर्यावरणवादी आलोचना के टूल्स को ही यहाँ पर लागू करेंगे। इसी तरह से एक और कहानी है हरा लड़का। लड़का हरा नहीं होता,
कहानी में शुरू में ही विपर्य है, लड़का हरा नहीं होता, लड़का लड़का होता है, उसका एक अपना वर्ण होता है, लेकिन हरा पेड़ होता है, लड़का हरा नहीं होता। कहानी है हरा लड़का, और हरा लड़का एक पढ़ा लिखा पिता का पुत्र है, बॉटनिस्ट उसके पिता हैं, और बॉटनिस्ट हैं, वो चाहते हैं उनका बेटा भी कुछ बढ़िया पढ़ाई करे और नाम करे, लेकिन वो भी वनस्पतियों से बातें करना, प्रकृति के साथ रहना पसंद करता है, और वह ये तरीका ईजाद कर लेता है कि वह वनस्पतियों की भाषा समझने लगता है, और इसका प्रयोग करके उसने दुनिया वालों को दिखाया, अपने गांव और शहर के लोगों को दिखाया। उसने एक पेड़ के इर्द गिर्द गोल चक्कर में 2500 आदमी को निरंतर 8 दिन तक लगातार चिल्लाने के लिए कहा। जाहिर है कि शुरू में पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे सिकुड़ी, फिर झुक गई, फिर ऐसे करते करते एक दिन पेड़ उस शोर को सहन नहीं कर पाता है, मर जाता है। ये बताता है कि पेड़ों में भी जीवन होता है, और इस तरह से वनस्पतियों के साथ मनुष्य को कैसे तादात्म्य स्थापित करके रहना चाहिए, और परिवेश को कैसे शांति के पक्ष में विकसित करना चाहिए, यह संदेश ये कहानी देती है। तो ये दोनों ही कहानी, यहाँ स्त्री नहीं है, स्त्रीवादी पर्यावरणवादी कहानी ये दोनों ही नहीं है, लेकिन पर्यावरण की कहानी ये है, ठीक है, और दोनों ही स्त्री रचनाकार ने लिखा। अब मैं एक तीसरी कहानी की बात करूँ जिसके साथ एक टैग जुड़ा हुआ है, और वो टैग क्या है? वो टैग है कि ये स्त्रीवादी कहानी, और धांसू स्त्रीवादी कहानी, साधारण नहीं। ये इस कहानी का नाम बोलूंगी तो आप में से बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे। सुल्ताना का सपना, सबने पढ़ा है। रुकैया सखावत हुसैन की कहानी है सुल्ताना का सपना, बांग्ला में लिखी गई है, और ये कहानी सन 1905 में प्रकाशित होती है, सन 1905। इस कहानी में जैसा कि आप सब लोग, हिंदी में भी प्रकाशित हो चुकी है, अनुवाद हो चुका है इसका, कईयों ने किया है अनुवाद, हंस में भी छपा था, और बाद में इधर भी है, वेबसाइट पर खोजेंगे मिल जाए। तो सुल्ताना का सपना कहानी जो रुकैया सखावत हुसैन ने लिखी है, मैं बता दूं कि रुकैया सखावत हुसैन एक समृद्ध मुसलमान परिवार की लेखिका थी, स्त्री थी, घरेलू महिला थी, और पर्दा करती थी, सर पे पल्ला रखती थी, और नियम जो एक स्त्री को, भली स्त्री को, गृहस्थ स्त्री को जितने नियम मानने चाहिए सब मानती थी, लेकिन कहानी उन्होंने ऐसी लिखी जो उनके जीवन से बिल्कुल अलग है। एक ऐसी कहानी जिसमें कल्पना की गई है कि जो भूमिका स्त्री को समाज देता है, सिर्फ उस भूमिका को ट्रांसफर कर दो और पुरुष को सिर्फ उस जगह रख दो, फिर क्या क्या परिवर्तन होगा इस संसार में, ये देखना है। स्त्रीवादियों ने, जितने भी फेमिनिस्ट डिस्कोर्स के लोग हैं, फेमिनिस्ट हैं, उन सब ने इस कहानी को फेमिनिस्ट कहानी माना है। लेकिन जब मैंने अभी आप लोगों के लिए दोबारा इस कहानी को पढ़ा तो मुझे लगा कि इस कहानी के तो कई लेयर्स हैं, केवल फेमिनिस्ट कहानी नहीं है, ये फेमिनिस्ट, इको फेमिनिस्ट कहानी है, और शायद हिंदी नहीं, भारतीय भाषाओं में बांग्ला की ये पहली इको फेमिनिस्ट कहानी है। और क्यों मैं कह रही हूँ ऐसा, मैं इसको स्पष्ट करूँगी। पहले तो आप ये देखिए कि कहानी जो शुरू होती है वो एक सपने से शुरू होती है। कहानी का टाइटल भी है सुल्ताना का सपना, सब कहानी के टाइटल में भी सपना है, और कहानी शुरू भी होती है सपने से। लेखिका अपनी मेज पे बैठी हुई हैं, और उनको लगता है कि और सोच किसके बारे में, जो ओपनिंग लाइन है कहानी की वही कंफ्यूजन पैदा करती है। मैं सुनाती हूँ आपको। एक शाम मैं अपने शयन कक्ष में आराम कुर्सी पर पड़ी थी और सुस्ताते हुए भारतीय स्त्री की दशा के बारे में सोच रही। अब ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, सुस्ताते हुए भारतीय स्त्री की दशा के बारे में सोच रही। यहीं से भले लोगों ने लपक लिया कि ये स्त्रीवादी कहानी है। भारतीय स्त्री की दशा के बारे में लेखिका सोच रही है और 1905 में सोच रही है, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब सोचते हुए उनकी आंख जरा झपक जाती है, और तभी उनके कमरे में उनको एहसास होता है कि कोई एक स्त्री आई है। वे समझती हैं कि उनकी जो दोस्त है सारा बहन, वो आई है, और वो कहती है कि मन में सोचती है कि सारा बहन इस वक्त, तो सारा बहन जिसको समझ रही है वह स्त्री अंदर आती है और कहती है सुप्रभात। तो सुप्रभात जब वो कहती है तो सुल्ताना जो कहानी की नायिका है वो चौंक जाती है। उसे लगता है अभी तो शाम है,
रात है, ये सुप्रभात कह रही है। तो खैर वो सोचती है गलती से इसने सुप्रभात कहा है और आई गई बात हो जाती है। तो सुल्ताना को सारा बहन कहती है कि चलो ना बाहर घूम आए। तो सुल्ताना कहती है हाँ हाँ चलो, अब थोड़ा सा हम भी बाहर जाकर उद्यान घुमाते। उद्यान बांग्ला है या हिंदी जिसने भी किया है उद्यान शब्द को चुना है, जबकि उद्यान शब्द यहाँ नहीं होना चाहिए, बगीचा सबसे ठीक ठाक है। तो कहती चलो ना उद्यान घुमाएं और राजी हो जाती है सुल्ताना, उद्यान घूमने जाना है। तो उसके साथ चलती चली जाती है। जाते जाते देखती है कि काफ़ी दूर चली आई लेकिन एक भी पुरुष नहीं दिखाई दिया। तो पूछती है कि भाई सारे पुरुष कहाँ चले गए। तो हाँ, पहले कुछ स्त्रियां उसे देखकर मजाक करती हैं। रास्ते में कुछ स्त्रियां मिलती हैं, पुरुष नहीं दिखाई देते, स्त्रियां मजाक करती हैं। तो समझ नहीं पाती उनकी भाषा को सुल्ताना, क्योंकि एक और दूसरी दुनिया है जो सपनों की दुनिया है, डिज़ायर है, जहाँ है ना ड्रीम है और डिज़ायर है। तो उस दुनिया में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उस सपनों की दुनिया में सुल्ताना सोचती है कि स्त्रियां उसे देख के हंस रही हैं, लेकिन वो उनकी भाषा नहीं समझ पा रही। तो आखिर ये बोल क्या रही है। देश काल बदल जाता है और भाषा गुम हो जाती है। तो भाषा बोल क्या रही है, तो पूछती है सारा से क्या कह रही है ये। तो कह रही है ये सब तुम्हें देखकर हंस रही है। इस बात को तो सुल्ताना भी समझती है कि मुझे ही देखकर हंस रही है, लेकिन कह क्या रही है ये जानने का उसका मन होता है। तो सारा कहती है कि दरअसल ये कह रही हैं कि तुम बड़ा मर्दाना लगती हो। अब तक आप सोचिए भाषा में कैसे टेक्स्ट बदल जाता है, कॉन्टेक्स्ट भी बदल जाता है, संदर्भ भी बदलता है, पाठ भी बदलता है। कि अब तक क्या है, हम जो भाषा को बरतते हैं उसमें सबसे दिलचस्प है, हम कहते हैं कि क्या जनानियों की तरह रो रहे हैं। ब्रज भाषा जनानी बोली है, बालकृष्ण भट्ट, है ना। इसी तरह से और जनानी शब्द एक गाली की तरह, एक डेरोगेटरी टर्म की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ मर्दानी शब्द को, मर्दाना को डेरोगेटरी टर्म की तरह इस्तेमाल किया गया है। कि महिलाएं कह रही हैं और हंस रही हैं, ये जो सुल्ताना है बहुत ज्यादा मर्दाना नजर आ रही है। कहती मर्दाना का मतलब, कहती मर्दाना का मतलब है बहुत संकोची और शर्मीली। सोच सकते हैं, बहुत संकोची और शर्मीली। जबकि हमने क्या पढ़ा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये मर्दाना का अर्थ है खूब संकोची और शर्मीली। तो सुल्ताना को हैरत होती है कि ये भाषा का भी जो है व्यवहार और अर्थ दोनों देश काल के बदलने के साथ, केवल विपर्य के साथ कैसे अलग अलग अर्थ देने लगते हैं। और इसको बहुत इलाबोरेट नहीं करती लेखिका, आगे बढ़ते हैं। तो पहला ही दृश्य, मैं क्यों इस कहानी को स्त्रीवादी पर्यावरणवादी कहानी कह रही हूँ और बहुत जोर देके कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि जो पहला दृश्य इस कंट्रास्ट के बाद इस कहानी में पैदा होता है वह प्रकृति का है। प्रकृति और प्रकृति के आकर्षक रमणीय रूप का है, मनोहर मनोरम रूप का है। और यह जो सुंदरता है, रमणीयता है, मनोरम छवि है प्रकृति की, यह एक तरह से इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि इस छवि को बचाना मनुष्य का काम है। इसके प्रति कोई रोमानी आकर्षण नहीं है ना, कि जैसे रीतिकाल और भक्तिकाल के कवियों में है, रोमानियत नहीं है यहाँ, बल्कि प्रकृति के सहज रूप को सुंदर बताया गया है। जो सहज है वही सुंदर है, असहज सुंदर नहीं। और इस अर्थ में प्रकृति के संदर्भ से जब कहानी आगे बढ़ती है तो लेखिका यानी सुल्ताना, जो कि सुडो लेखिका है, इसकी लेखिका तो रुकैया सखावत हुसैन है। तो सुल्ताना इसमें कैरेक्टर है, वो कहती है मैं चलते हुए इस दृश्यावली का आनंद ले रही थी। तो दृश्य क्या था, वह सब वास्तव में बेहद भव्य था। हरी घास के टुकड़े को मैंने गलती से मखमल का गद्दा समझ लिया। ऐसा लग रहा था मानो मैं एक नर्म कालीन पर चल रही हूँ। मैंने नीचे देखा और पाया कि रास्ता घास और फूलों से ढका हुआ है। कितना अच्छा है, यह मैंने कहा। तो पहला ही विवरण स्त्री के ये देश किसका है, स्त्री का देश है। और पुरुष कहाँ है अभी नहीं पता, लेकिन ये देश स्त्री का है, स्त्रियों ने बनाया है। विकल्प कौन दे रहा है, स्त्री दे रही है। किस चीज का दे रही है, दमन, उत्पीड़न, शोषण, गैर बराबरी, भेदभाव, इन सब के खिलाफ प्रकृति के दोहन, प्रकृति का आकर्षण,
तमाम तरह से प्रकृति का जो शोषण हो रहा है, उन सब के खिलाफ जो विकल्प दिया जा रहा है वो स्त्री की तरफ से दिया जा रहा है। और स्त्री देश में प्रकृति अपने सहज रूप में अत्यंत सुंदर है। और सारा बहन सुल्ताना से पूछती है, तुम्हें पसंद आया? सुल्ताना कहती है, हाँ बहुत, लेकिन इन नाजुक और सुंदर फूलों को कुचलना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चल भी उसी पे रही है, मखमली गद्दे पे ही चल रही है। तो कह रही है सारा कि चिंता ना करो सुल्ताना, तुम्हारे चलने से इन्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। यानी स्त्री और प्रकृति इतनी सहजात है, इतनी सहयोगी भाव में है कि स्त्री कभी भी प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकती। तुम्हारे चलने से इन फूलों को कुछ नहीं होगा, ये सड़क के फूल हैं, ये फिर से अपने वास्तविक रूप में वैसे ही आ जाएंगे। समूची जगह, सुल्ताना आश्चर्य प्रकट करते हुए कहती है कि समूची जगह एक उद्यान जैसी लग रही है। हर पौधे को आप लोगों ने बड़ी कुशलता से व्यवस्थित किया है। प्रकृति का एक छोटा सा दृश्य। अब मैं इस कहानी को, इसकी आलोचना को यही रोक रही हूँ, हम आगे चलते हैं। यानी प्रकृति कैसे स्त्री के संसर्ग में बहुत ही स्वाभाविक रूप में है, इसकी एक झलक आपको मैंने दिखाई। इसी तरह से अब देखिए, जो रैचल के यहाँ मैंने बताया कि कोई एक कारक आ जाता है जो सुंदर देश को नष्ट करता है, वह कारक यहाँ भी आया। और कैसे आया? वो इस तरह से आया कि अगर कोई पागल व्यक्ति काबू से बाहर हो जाए और पूरे समाज को डराने, धमकाने, रौंदने लगे, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? सारा समाज डर के घर के भीतर चला जाएगा, या उस पागल को पकड़कर आप पागल खाने में या किसी कमरे में कैद करेंगे? यहाँ पागल व्यक्ति से तुलना पुरुषों की है। पुरुषों को, पुरुष जो पूरे समाज को, खास करके स्त्री समाज को और प्रकृति को डरा रहा है, धमका रहा है, उनके स्वाभाविक अधिकारों का हनन कर रहा है, उन पुरुषों को पकड़कर पागल खाने में बंद करना, घर के भीतर कैद करना, ये घर के भीतर पुरुषों को कैद करने का जस्टिफिकेशन है कि अगर भय जिससे है उस चीज को आप कैद करोगे ना। भय को पकड़ना तो मुश्किल है, और भय किससे है? सड़क पर स्त्रियां चलती है, भय किससे है? पुरुषों से है। आपको हिदायतें क्यों दी जाती है? घर जल्दी लौट के आना, टाइम पर लौटना, देर मत करना, रास्ते से गाड़ी जा रही हो तो दूर हट के चलना, क्यों कहा जाता है आपसे? और आधी आपके संकट का कारण ही यही है कि आपके घर से निकलते ही माँ सबसे पहले पूछती है, बेटी कितने बजे आओगी, जरा बता के जाओ, है ना? अच्छा, क्लास तो इतने बजे खत्म हो गई, 2 घंटे कहाँ थी? क्यों पूछते हैं? ये तमाम इन चिंताओं के पीछे जो वजह है वो आपकी सुरक्षा है। तो जिस चीज से खतरा है उसको घर के भीतर रख दीजिए ना, आप स्वच्छंद तरीके से चलिए सड़क पर। ये सुल्ताना की सपना का संदेश है। तो कहती है कि हाँ, जब तक पुरुष जहां तहां सड़कों पर हो तब बाहर निकलना सुरक्षित नहीं, और ना ही जब भरे बाजार में कोई जंगली जानवर घुस आए। तो क्या करना चाहिए? मान लो कुछ पागल खाने से भाग निकले और लोगों को, घोड़ों को तथा अन्य प्राणियों को तमाम तरह से तंग करने लगे। ध्यान रखिएगा, लोगों को, घोड़ों को तथा अन्य तमाम प्राणियों को, केवल मनुष्यों को नहीं, जानवरों को भी और अन्य तमाम प्राणियों को मनमाने तरीके से तंग करने लगे। कौन कर रहा है तंग? तुलना किसकी की जा रही है? पुरुषों की। ऐसी स्थिति में तुम्हारे देश के लोग क्या करेंगे? सुल्ताना जवाब देती है, वे उन्हें पकड़ने और फिर से पागल खाने में बंद कर देने का प्रयास करेंगे। तो सारा कहती है, दुरुस्त, और तुम यह भी मानती ना कि समझदारों को कैद करना और पागलों को छुट्टा छोड़ देना बुद्धिमानी का काम नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैंने हल्के से हंसते हुए कहा। तो ये है इस कहानी का एक और पक्ष, जहाँ पागल या उन्मादी यहाँ केवल पुरुष मत देखिए इस कहानी में। सिर्फ पुरुष को, ये अगर फेमिनिस्ट दृष्टि से देखेंगे तो आप सिर्फ पुरुष को एक शत्रु की तरह देख पाएंगे, लेकिन अगर आप पुरुष को एक सत्ता के तौर पर, पावर के तौर पर देखती हैं, तब आप समझ पाएंगे कि ये पावर कॉर्पोरेट पावर भी हो सकता है, ये मिलिट्री पावर भी हो सकता है, ये सोशल हायरार्की का कोई नमूना भी हो सकता है, और पुरुष भी हो सकता है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसके संदर्भ बदलेंगे। तो आप पावर स्ट्रक्चर में अगर इस चीज को रखकर देखेंगे तो ये सिर्फ पुरुष के खिलाफ या पुरुष को शत्रु भाव में रखकर लिखी गई कहानी नहीं होगी। इसी तरह से तो सारा कहती है, व्यंग करती हुई, कि तो बात दरअसल यह है कि तुम्हारे देश में ठीक यही किया जा रहा है।
पुरुषों को जो दुष्टता करते हैं, दुष्टता की किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन्हें तो छुट्टा छोड़ दिया जाता है और भोली भाली निरीह स्त्रियों को जनाने में कैद कर दिया जाता है। बाहर खुले छोड़ दिए गए उन अप्रशिक्षित पुरुषों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, जिनको ट्रेन ही नहीं किया। दर्द कहाँ है? दर्द है पुरुषों के प्रशिक्षण पर। उसको ट्रेन कीजिए, जंगली जानवर की तरह मत छोड़िए। ये समतुल्यता है। आप ट्रेनिंग दीजिए, हाउ टू लिव इन अ सोसाइटी, हाउ टू एक्ट विद अ वुमेन, ये ट्रेनिंग दीजिए। आप छुट्टा मत छोड़िए। अगर बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी प्रशिक्षण के पुरुषों को यूं ही छोड़ देंगे, वह दूसरों के लिए खतरा है। तो शिक्षा की आवश्यकता, ट्रेनिंग की आवश्यकता, प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो एक उदाहरण और कहती है कि सारा कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? जो ताकतवर है वो क्या हमें अपने को कैद करने देगा? ताकतवर तो राज करता है, माइट इज राइट। ताकतवर ही राज करता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमने पढ़ा है, जंगल में भी नियम यही है। तो फिर तो सुल्ताना सारा कहती है कि शेर मनुष्य से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन इससे वह समूची मनुष्य जाति पर आधिपत्य जमाने का हकदार तो नहीं। शेर चाहे तो 1 मिनट में हमें फाड़ के खा जाए, लेकिन क्या हम शेर को अपना राजा मान लेंगे? शेर के शासन में रहना स्वीकार कर लेंगे? ताकत तो मनुष्य से ज्यादा शेर में है। तो इस तरह से यह तर्क चलता है। और अगली जो स्थिति है जिसके कारण मैं इसे इको फेमिनिस्ट स्टोरी कह रही हूँ, वो ये है। देखिए, आपने कभी गौर किया, 15 मिनट और संगीता, आपने कभी गौर किया कि हम लोग कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ये जैसे कला रूप हैं जो एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, ठीक है, इसको स्त्रियोचित मानकर, स्त्रियां ही इसके एक्सपर्ट हैं ऐसा मानकर स्त्री प्रशिक्षण के लिए पढ़ाई का अंग इसको हमने कुछ समय तक बनाया था। अब नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय तक सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इस तरह की चीज़ें स्त्रियों के लिए, होम साइंस का विषय, पाक कला इत्यादि हमने बना दिया था। इस पर बहुत बहस चली थी। आज़ादी के पहले का जो प्रिटेक्स्ट है, अगर आप उसके संदर्भ में देखें तो इस पर बहुत बहस चली थी कि स्त्री के लिए पाठ्यक्रम क्या बनाया जाए और पुरुष के लिए क्या बनाया जाए। इस पर बहुत लंबी बहस चली थी और उसमें ये पाया गया था कि गांधी जी स्वयं इसके पक्ष में थे कि स्त्रियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और पाक कला की शिक्षा दी जाए। स्त्रियां जो उस समय एक्टिविस्ट भी थी, थोड़ी पढ़ी लिखी भी थी, जागरूक थी, वे इसका विरोध कर रही थी, लेकिन वे जानती थी कि कांग्रेस की कमेटी में गांधी जी के आगे किसी की नहीं चलेगी और स्त्रियों के लिए यही बिल पास होगा, और वही हुआ। ये अगर इसके बारे में जानना चाहती हैं तो विस्तार से मेरी किताब जो है हिंदी का आरंभिक स्त्री चिंतन, उसे पढ़ सकती हैं। मैं फिलहाल एक रेफरेंस दे रही हूँ। अब हम इस कहानी में भी एक संदर्भ पाते हैं सिलाई, कढ़ाई और बुनाई का। आपने 60 के पहले की, 70 के दशक की फिल्में देखी होगी, जिसमें फिल्मों में माँ निरूपा राय टाइप बहुत गरीब है और सिलाई करके बच्चे को पढ़ा रही है ना, या जो नायिका है वो अचानक प्यार से कढ़ाई करके अपने नायक को गिफ्ट देने के लिए कुछ स्वेटर या कुछ ऐसी चीज़ें बना रही। कुछ मिलिट्री हमले पर बनी फिल्में थी जो भारत पाक और भारत चीन युद्ध पर बनी थी। उन फिल्मों में आपने देखा कि महिलाएं ऊनी कपड़े बुन कर सैनिकों को देती है। सच भी है, और आपातकाल में महिलाओं ने ऐसा किया है, आगे भी करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये सिर्फ महिलाएं करेंगी, यहाँ मुश्किल है। ये अगर पर्यावरण की रक्षा का कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण की रक्षा की बात है, रिसाइकलिंग की बात है, चीज़ों को रिसाइकिल कैसे करें। जैसे फटे गुदड़ी से आपने प्रसाद को पढ़ा, प्रसाद ने कहा सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। ये कंथा जाहिर है प्रसाद ने नहीं सिली, कंथा उनको सिली सिलाई मिली, लेकिन कोई स्त्री नहीं कह सकती कि हमने ये कंथा नहीं सिली या नहीं सिल सकती। कहा जाएगा तो शायद हम उल्टे सीधे सिल भी देंगे। तो कंथा को उधेड़ने में जो कष्ट प्रसाद को है, बिना बनाए उस कंथा को, एक स्त्री जो उस कंथा को बनाती है उसको कितना कष्ट होगा। तो रिसाइकलिंग जिन चीज़ों का, पुराने कपड़ों का, पुरानी वस्तुओं का, पुराने बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें बैग है, काठ की वस्तुएं हैं, इन सब की रिसाइकलिंग स्त्रियां बड़ी खूबी के साथ करती हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग सबको देना चाहिए, खाली स्त्री को नहीं। इस कहानी में सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का भी संदर्भ आता है, और वो महिला जो बहुत एम्पावर्ड है, जिसके पूरे देश में पुरुष अंदर हैं और सारा शासन महिलाएं चलाती हैं,
वो महिला जब सुल्ताना को अपने घर ले जाती है, जो अत्यंत सुंदर है, बहुत ही अच्छा सुरुचिपूर्ण सजाया हुआ, उस घर में वो बैठ जाती है क्या करने, गाते हुए कढ़ाई करती है। और सारा सुल्ताना को आश्चर्य होता है कि अरे वो तो कढ़ाई भी कर रही है। तो वो अपना कढ़ाई का काम ले आई और एक नई कढ़ाई करने लगी। सुल्ताना पूछती है तुम सिलाई बुनाई भी जानती हो? तो कहती है हाँ, जानने में हमारे पास करने को और जनाने में हमारे पास करने को और है क्या। मतलब जनाना और मर्दाना यहाँ विपरीत टर्म है। तो जनाने में हमारे पास करने को और है क्या, तो हम कढ़ाई भी करती हैं। कहती है कि पुरुषों की प्रकृति क्या है। सुल्ताना कहती है लेकिन हम तो ये जो काम है सिलाई बुनाई कढ़ाई का हम भी करती हैं। तो सारा जवाब देती है कि जब हमारा सारा काम मर्दाने में पुरुष करते हैं, जनाने में हम कढ़ाई करते हैं, तो ये काम भी हम पुरुषों को दे सकते थे, क्यों नहीं दिया। इसके पीछे तर्क क्या देती है, क्योंकि पुरुष के भीतर सुई में धागा तक पिरोने का धैर्य नहीं होता, इसलिए वो पुरुषों को ये काम नहीं देते। सिलाई बुनाई कढ़ाई सजावट ये सुरुचि का काम है, ये पुरुषों को नहीं दिया जा सकता है ना। वो ताकत के काम कर लें और काम कर लें और उन पर काबू हम रखें, मास्टरी हमारी हो, ये हम कर सकते हैं। फिर इसी तरह से विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टि, ये लग सकता है कि महिलाएं अगर शासन करेंगी, महिलाएं अगर सत्ता चलाएंगी, महिलाएं अगर निर्णय लेंगी, नीति निर्धारण करेंगी, तो क्या होगा, होगा ये कि सब कुछ फेमिनिन होगा, सब कुछ स्त्रियोचित होगा। ऐसा नहीं है। इस कहानी में इतनी, ये एक फॉर्चुनिस्टिक कहानी भी है, मतलब फ्यूचरिस्टिक कहानी भी है। अगर आप देखें कि किस तरह से फ्यूचर जो जैसे हम कहते हैं भविष्यवादी दृष्टि है, वो इस कहानी में बहुत साफ दिखाई देती है। और सुल्ताना को पता चलता है कि कैसे विज्ञान और वैज्ञानिक आविष्कारों की जननी भी महिलाएं। एक ऐसा यंत्र है जो सूरज की रोशनी से चलता है। अब आप कल्पना कीजिए, ऊर्जा संरक्षण की बात कर रही है ना, पुष्पक विमान नहीं कह रही है, सूरज के या उससे रोशनी से चलने वाला एक ऐसा यंत्र कल्पित कर रही है जिस पर बैठते हैं और एक बटन दबाते ही वो सूरज की रोशनी से ही अपनी ऊर्जा ग्रहण करता है। यानी प्रकृति के किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाए बिना जो प्रकृति का उपहार है उसके जरिए यंत्र चल रहा है और उसका नियंत्रण स्त्री के हाथ में है। तो एक ऐसी दुनिया जो एक विकल्प पेश करती है, और युद्ध अगर आ गया ये सवाल भी दरपेश है, क्योंकि जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसमें युद्ध के बिना बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो सकती। बॉर्डर के लिए सेना चाहिए। महिलाएं क्या करेंगी, पर्यावरण करने से तो काम नहीं चलेगा, महिलाएं क्या करेंगी। तो सैन्य संचालन भी जो पुरुष किया करते थे, जो मिलिट्री जो मैचो पावर के तहत चलती है, सेना जो पुंसवादी पावर के तहत चलती है, उस जगह भी हुआ ये कि पड़ोसी देश ने इस देश के लोगों पर आक्रमण कर दिया और पुरुष लड़ने गए और लड़ने में हारने की स्थिति आ गई। तो एक महिला वैज्ञानिक ने ऐसा आयुध बनाया कि उस आयुध के जरिए पड़ोसी देश के जो सैनिक आए थे वो उसकी रोशनी से ही कुछ नहीं किया, संहार नहीं किया। कोई जैव रसायन नहीं था, कोई बंदूक की गोली नहीं थी, बस उसकी रोशनी से ही वो सारे जो लड़ने आए थे वो मरणासन्न हो गए और इस तरह से विजय मिल गई। और उस वैज्ञानिक की सत्ता, जो महिला वैज्ञानिक थी, ये इसी कहानी में है, कहीं बाहर से नहीं कहती हूँ। तो उस महिला वैज्ञानिक की सत्ता स्थापित हुई। तो जितने भी सवाल हो सकते हैं पर्यावरण से जुड़े हुए, पर्यावरण के विकल्प के रूप में, और साथ ही साथ इस स्त्री और पर्यावरण के अंतर संबंधों को लेकर बहुत कहानी में बखूबी और बहुत विस्तार के साथ और बहुत संकेतों के साथ, खुले संकेतों के साथ कहे गए हैं। इसलिए मैं इस कहानी को पहला इको फेमिनिस्ट स्टोरी कहती हूँ। धन्यवाद। कभी मौका मिलेगा तो और कुछ बातें, लेकिन आज के लिए